हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुशील कुमार स्वागत करता हूं आपको लर्न 24/7 में। आज हम पढ़ने वाले हैं लुसेंट एंड दृष्टि सामान्य ज्ञान से वैदिक सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल सके। देखिए, सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके बाद का जो जीवन है उसकी जानकारी हमें वेदों से मिलती है, इसीलिए इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, वैदिक सभ्यता से लोगों के रहन सहन के बारे में पता चलता है कि लोग कहाँ से आए थे और किस प्रकार से जीवन जीते थे। ठीक है, चूँकि आर्यों को इस संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसीलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है, देखिए 1500 ईसा पूर्व के आसपास हमें हड़प्पा सभ्यता का पतन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद एक अलग सभ्यता का विकास देखने को मिला। ठीक है, और जिसमें उन लोगों का जो रहन सहन है वह हड़प्पा सभ्यता से बिल्कुल अलग था, और जिन लोगों के बारे में हमें जानकारी मिली वो आर्य थे, इसीलिए इस संस्कृति को आर्य संस्कृति भी कहा जाता है। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। जो वैदिक संस्कृति जो थी वह एक ग्रामीण संस्कृति थी, और जो आर्य थे वह कबीले में रहते थे। कहाँ रहते थे? तो कबीले में रहते थे। ठीक है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया माना है। ठीक है, मैक्स मूलर ने आर्यों का जो मूल निवास है वह मध्य एशिया माना है, और विलियम जोन्स ने कहा कि जो आर्य थे वह यूरोप से भारत आए थे, और बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वह जो है उत्तरी ध्रुव से भारत आए थे। यानी कि सभी इतिहासकारों का एक अलग अलग मत था कि आर्य कहाँ से आए थे। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। जो ऋग वैदिक काल है उसका समय सीमा जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। ठीक है, और जो उत्तर वैदिक काल जो है उसका समय सीमा क्या है? तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें बाकी के 3 वेदों से मिलती है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी कि ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं, ठीक है, ऋग्वेद के बाद जितने भी ग्रंथ हैं वे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है। पहले हम देखते हैं ऋग वैदिक काल को। ठीक है, ऋग वैदिक काल का समय सीमा क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व, है ना। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ठीक है, भारतीय आर्यों के संबंध में सबसे पहले जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। कितने बार? 36 बार। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख मिलता है। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातों में समानता है। किस किस में? तो ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद में। ठीक है, सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, सिंधु नदी जो है आर्यों के सबसे प्रमुख नदी है, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी नदी जो है सरस्वती नदी, जिन्हें नदीतमा यानी नदियों का माँ अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, और ऋग्वेद में 25 नदियों का वर्णन किया गया है। कितने? तो 25 नदियों का। ठीक है, आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, सप्तसैंधव शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो आर्यों के निवास स्थल के लिए, है ना। अब हम देखेंगे ऋग वैदिक कालीन नदियाँ के बारे में।
ठीक है। अभी वर्तमान में जो झेलम नदी है उसका जो प्राचीन नाम था वह क्या था? वितस्ता था। वर्तमान में चिनाब नदी है उसका प्राचीन नाम आस्किनी था। ठीक है, उसका प्राचीन नाम आस्किनी था। रावी नदी का परुष्णी, व्यास का विपाशा, गंडक का सदानीरा और सतलज का शतुद्री। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में। राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में इस प्रकार थी। कैसे? तो कुल, ग्राम, विष और जन। ठीक है, कुल के प्रमुख, ठीक है, कुल के जो प्रमुख है उसे कहा जाता था, है ना। और ग्राम के मुखिया को ग्रामणी कहा जाता था और विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था तथा जन यानी कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? जन और कबीला के प्रमुख राजन कहलाते थे। कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। संभवतः कबीले की आम सभा यानी समिति राजन या राजा को चुनते थे। सभा और समिति दोनों ऋग वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी। कौन? तो सभा और समिति जो राजा को सलाह देती थी। ठीक है, सभा और समिति जो है दोनों है ऋग वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती थी जो कि राजा को सलाह देते थे। ठीक है, सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों के संस्था थी जबकि समिति जो थी वह सामान्य लोगों की संस्था थी। समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष क्या कहलाता था? ईशान कहलाता था, है ना। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी जो है राजा की मदद करते थे जिसमें सेनानी और पुरोहित प्रमुख थे। ठीक है, जनता स्वेच्छा से राजा को उसका अंश दे देती थी। ठीक है, जो जनता है अपनी इच्छा से राजा का अंश दे देती थी और इस अंश को जो है बलि कहा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में चारागाह या बड़े तथ्य के प्रधान को बृहस्पति कहा जाता था। ठीक है, ऋग्वेद दुर्गपति के लिए पूरब तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया गया। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। उग्र नामक अधिकारी जो है अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ठीक है, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए ऋग्वेद में गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है गायों की खोज। ठीक है, युद्ध के लिए ऋग्वेद में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? तो गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया जिसका अर्थ है गायों की खोज। ऋग्वेद के 7वें मंडल में 10 राज्य युद्ध का उल्लेख है जो परुष्णी यानी कि रावी नदी के किनारे भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ था और इस युद्ध में भरत जन के प्रमुख सुदास की जीत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? पहला क्वेश्चन बन सकता है ऋग्वेद के कितने मंडल में 10 राग युद्ध का उल्लेख है? तो क्या आंसर हो जाएगा? 7वें मंडल में, है ना। 10 राग युद्ध का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 10 राग युद्ध जो था किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो हुआ था परुष्णी यानी कि वर्तमान में रावी नदी के किनारे हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जो 10 राग युद्ध था वह किसके किसके बीच हुआ? तो भरत जन एवं 10 अन्य जनों के बीच हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है 10 राज्य युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो जीत भरत जन की हुई थी जिसके प्रमुख जो है सुदास। ठीक है, जिसके प्रमुख सुदास थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ठीक है,
अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सामाजिक वर्गीकरण के बारे में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुष्वर्ण का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जंघा से और शूद्र जो थे पैरों से उत्पन्न हुए हैं, है ना। समाज पितृसत्तात्मक था, किंतु महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञों में आहुति दे सकती थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समाज पितृसत्तात्मक था किंतु महिलाओं की स्थिति भी सम्मानजनक थी। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था। ठीक है, कुल का मुखिया कौन होता था? परिवार या कुल का मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था, है ना। नियोग प्रथा तथा विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। अमाजू किसे कहा जाता था? तो आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला। ऋग्वेद में लोपमुद्रा, घोषा, अपाला, विश्ववरा जैसी विदुषी महिलाओं का भी उल्लेख है। ठीक है, ऋग्वेद में वनस्पतियों से सोमरस बनाने की विधि का वर्णन है। ठीक है, सोमरस बनाने की विधि का वर्णन किसमें है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। ठीक है, सोमरस का मतलब है शराब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आर्थिक क्रियाकलाप की। ठीक है, गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वैदिक आर्यों को पशुचारक भी कहा जाता। ठीक है, आर्यों को पशुचारक भी कहा जाता है। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था तथा इसे अघन्य कहा गया, यानी कि अघन्य का मतलब है न मारे जाने योग्य पशु, है ना। घोड़ा एक महत्वपूर्ण पशुधन था। ऋग्वेद आर्यों द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया। आर्यों के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। ठीक है, तांबे का प्रयोग किया गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक विश्वास की। इंद्र ऋग्वैदिक आर्यों के प्रमुख देवता थे। ठीक है, इंद्र जो थे आर्यों के प्रमुख देवता थे और इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त है, यानी कि इंद्र का 250 बार उल्लेख किया गया है तथा इन्हें बादल का देवता भी माना गया है। आर्यों का दूसरा सबसे प्रमुख देवता जो है वो अग्नि है। ठीक है, तथा इन पर 200 सूक्त हैं। किस पे? तो अग्नि पे। अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, और आर्यों के तीसरा सबसे प्रमुख देवता जो थे वह वरुण थे, जो कि ऋतु के नियामक थे, है ना। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है, जैसे अदिति और उषा, किंतु ऋग्वैदिक काल में देवियों की प्रमुखता नहीं है। ठीक है, यज्ञबलि उपासना की मुख्य रीति थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव था। पुरुष जो थे ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। ठीक है, जो कि उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए।
और जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पे मिल पाए।